गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। आर एस शर्मा की सीरीज़ चल रही है और ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पे प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको सभी चीज़ें नोट डाउन नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो मैं आपको अलग से बता दूँगी, तो वो आपको नोट करना है। बाकी का मैं जो इतना आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़िए। चलिए तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। नदियाँ राजाओं के शासन में और राजाओं के राज्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया करती थी, चाहे वो राजनीतिक हो या वो आर्थिक हो। सभी प्रकार से जो नदियाँ होती थीं वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया करती थी। बात अब इसमें यही दिया हुआ है कि नदियाँ कुछ मामलों में पहाड़ों और कभी कभी डेल्टा और पठारों से घिरे प्रत्येक क्षेत्र ने मिलकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई गठित की, जिसमें विभिन्न सत्तारूढ़ी राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। अब आपको नोट एक चीज़ करनी है कि लगभग पूरे भारत में संस्कृत ही बोली और समझी जाती थी। तो जो संस्कृत भाषा थी वो किस टाइम पे बोली जाती थी? ये टाइम चल रहा है वैदिक वाला समय। तो जो वैदिक काल था तो उस समय पे संस्कृत जो थी वो पूरे भारत में बोली और समझी जाती थी। पश्चिम से पूर्व में कटे विंध्य पर्वतों ने पूरे भारत में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा का गठन किया। अब जो विंध्य पर्वत थे तो विंध्य पर्वत ने भारत को दो भागों में बांट दिया। विंध्य पर्वत का जो उत्तरी भाग था, उत्तर साइड का जो एरिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको एक मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हम इसे भारत की भूमि मानते हैं तो विंध्य पर्वत कुछ इस प्रकार से है, जिससे इसने भारत की भूमि को दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विभाजित कर रखा था। विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ भाषा और उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं की बोलने वाले लोग रहते थे। विंध्य के जो दक्षिण था उसमें कौन रहता था? उसमें द्रविड़ भाषा लोग बोलते थे, वो उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं की बोलने वाले लोग रहा करते थे। विंध्य क्षेत्रों के बीच कबीलाई लोग रहते थे। मतलब विंध्य के ऊपर तो कौन रहते थे? इंडो आर्यन रहते थे, और विंध्य के दक्षिण साइड में कौन रहता था? द्रविड़ भाषा वाले लोग रहते थे। परंतु विंध्य का जो खुद का क्षेत्र था तो उसमें कबीलाई लोग रहते थे, जहाँ वे अभी भी हैं। प्राचीन समय में संचार की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ आवागमन बना रहा। इससे संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। कई बार उत्तरी शक्तियाँ दक्षिण में चली गईं और दक्षिणी शासक उत्तर में आ गए। मतलब कई बार ऐसा होता था कि अब पूरा भारत तो एक ही था, तो कई बार ऐसा होता था कि राजा महाराजा अपना एरिया जीतने के बाद में उनको लगता था कि हम दक्षिण भी जीत लें, और दक्षिण का जो प्रतापी राजा था उसको कई बार लगता था कि हम नॉर्थ की साइड या हम पे उत्तरी एरिया को भी अपने कब्जे में ले लें। तो इस प्रकार से क्या होता था कि वहाँ के जो व्यापारी होते थे या जो वहाँ की संस्कृति होती थी वो कई बार उत्तर से दक्षिण आ जाती थी और दक्षिण की संस्कृति उत्तर पहुंच जाती थी, उत्तर की संस्कृति दक्षिण पहुंच जाती थी। तो इस प्रकार भाषा का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता रहा। आपको यहाँ से लिखना है कि विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ भाषा और उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं की बोलने वाले लोग रहा करते थे। विंध्य क्षेत्र के बीच कबीलाई लोग रहते थे और जहाँ वे अभी भी रहा करते हैं। ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है और अभी भी मध्य प्रदेश जनजाति के मामले में सबसे आगे है। बात करते हैं प्राचीन समय में संचार की कठिनाइयों के बावजूद। फिर यहाँ से आपको नोट डाउन करना है प्राचीन समय से प्राचीन और कहाँ तक समग्र संस्कृति का विकास हुआ। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, वरना आप चाहो तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अब हम इस पेज के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब आपको यहाँ से हेडिंग डालनी है खनिज और अन्य संसाधन।
तो इसमें आपको सिर्फ समझना है और जब लिखना होगा इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ही आपको नोट डाउन करने हैं, बाकी आपको समझने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के प्राकृतिक संसाधनों की। तो भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन का प्रभाव इसके इतिहास पर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम प्राकृतिक के साथ ऐसा नहीं है कि अभी हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। जो प्राचीन काल था तो उस समय भी, जहाँ पे मान लो एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको कि मौर्य काल जब था तो मौर्य काल में क्या हुआ कि लोहे की वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। मौर्यकालीन शासकों ने लोहे का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया, जिससे धीरे धीरे लोहे में वहाँ पे कमी होने लगी। प्रकृति से कब तक आप किसी भी खनिज को प्राप्त करोगे? कभी ना कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो जो खनिज है उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी और आने वाले टाइम में हो सकता है वह पूर्णतः भी खत्म हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पहले भी हुआ करती थी। अब बात करते हैं पकी हुई ईंटों की। तो ऐसा नहीं था कि हड़प्पा में हमने पकी हुई ईंटें प्राप्त की तो यह क्रम लगातार चलता रहा। हड़प्पा में जब हमने पकी हुई ईंटें प्राप्त की तो इसके बाद आते हैं वैदिक काल पे, तब हमने क्या देखा कि वहाँ पे पकी हुई ईंटें नहीं बल्कि कच्चे और घास फूस से निर्मित बस्तियाँ थी। तो कुछ इसी प्रकार से मौर्य काल में भी हुआ करता था कि लकड़ी के घरों का निर्माण उस समय पे होता था और ये भारत की पहली महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र में पाए गए। अब आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, सबसे पहले मानव बस्तियाँ प्राकृतिक पहाड़ी इलाकों और उन नदी घाटी में पाई जाती हैं जो पहाड़ियों के बीच स्थित है। उत्तर भारत के समतल मैदानों की तुलना में दक्कन और दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर और मूर्तियाँ पत्थर से बनाई गई थी। ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। अब एक छोटी सी आपको एक सब हेडिंग टाइप की डालनी है, या आप मेन हेडिंग डालिए खनिज, और खनिज में आपको एक सब हेडिंग डालनी है तांबा। तांबे में आप लिखेंगे कि भारत में तांबा व्यापक रूप से पाया जाता है। सबसे अधिक तांबे की खानें छोटा नागपुर पठार सिंह भूमि में पाई जाती हैं। तांबा बेल्ट लगभग 130 किलोमीटर लंबा है। मतलब जो सिंह भूमि का जो तांबा बेल्ट है, मतलब वहाँ पे कुछ इस प्रकार की लाइन है कि वो बेल्ट के समान दिखाई देती है। तो 130 किलोमीटर तक की लंबी खदान है जो कि लंबवत है, तो उसको वह हमें बेल्ट नुमा आकृति उसकी हमें दिखाई देती है। राजस्थान में खेतरी के खदानों में पर्याप्त तांबा पाया जाता है। इसे पूर्व वैदिक और वैदिक काल के लोगों ने प्राप्त किया था, जो पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में रहते थे। इसमें जो हाईलाइट है सिर्फ वही नोट डाउन करना है, बाकी का और कुछ नहीं नोट डाउन हम यहाँ पे करेंगे। तो राजस्थान के खेतरी के खदानों में पर्याप्त मात्रा में तांबा पाए गए। तांबा उपयोग में आने वाली पहली धातु थी। हिंदुओं ने इसे शुद्ध बताया। वे इससे बने बर्तनों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया करते थे। अब आपको सेकंड हेडिंग डालनी है टिन, और टिन में आपको लिखना है यह प्राचीन काल में दुर्लभ धातु थी। राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश और बिहार में पाई जाती थी, लेकिन यह वास्तव में समाप्त हो गए हैं। इसको आपको एक ब्रैकेट में लिख लेना है कि यह अभी वर्तमान में समाप्त हो गए हैं। अब देखिए कुछ इसका भी इसी प्रकार से दोहन प्रचुर मात्रा में हुआ होगा। तो आज का टाइम जब तक आया तब तक यह टिन समाप्त हो गया। तो अब हम बात करते हैं कांसा की। तो आपको लिखना है कांसा, हेडिंग डाल के लिखिए कांसा, और कांसे में लिखना है तांबा प्लस टिन, मतलब तांबा और टिन से मिलके ये बनते थे। हड़प्पा ने संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त किए थे, लेकिन उनकी मुख्य आपूर्ति अफगानिस्तान से हुई। वह आपूर्ति भी सीमित थी, इसलिए हड़प्पा के लोगों ने पीतल के औजारों का इस्तेमाल किया। मतलब हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनके पास में भी टिन पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध था। टिन उपलब्ध नहीं था तो वो कांसा नहीं बना पाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको बाहर से मंगवाया, कहाँ, अफगानिस्तान से। परंतु जब कम आने लगा या फिर उतनी पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं उनकी
पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाई, तब उन्होंने पीतल के औजार या पीतल के बर्तन उपयोग करना शुरू कर दिए। आगे आपको लिखना है, इसलिए हड़प्पा के लोगों ने पीतल के औजार का इस्तेमाल किया। इसके आगे आपको लिखना है, इसलिए भारत के प्रमुख भाग में ऐसा कोई खास कांस्य युग नहीं था। मतलब अब पढ़ते हो ताम्र युग पढ़ते हो, लौह युग पढ़ते हो, लेकिन कांस्य युग इतना कुछ खास नहीं था। इसमें आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि भारत ने म्यांमार और मलय प्रायद्वीप से भी टिन का आयात किया हुआ था। इससे बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होता था। और आगे आप लिखोगे, आगे लिखने के लिए हम पेज नंबर 38 पे आ जाएंगे और लिखना है कि इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता था और खासकर दक्षिण भारत में देवताओं की मूर्तियों के लिए। दक्षिण भारत में या तो पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं या तो फिर कांसे से निर्मित। अब इसमें एक हेडिंग डालनी है लोहा, और लिखना है भारत में लोहा प्रचुर मात्रा में शुरुआती समय से रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो अभी भी हम बहुत सारे देशों को कच्चा लोहा निर्यात करते हैं, जैसे कि जापान हो गया। फिर आगे आपको लिखना है स्थान, तो स्थान में आप लिखेंगे दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक। आगे आपको लिखना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में प्रथम साम्राज्य के गठन का श्रेय दक्षिण में लोहे की उपलब्धता को जाता है। लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण उसके राजधानी उज्जैन के साथ अवंती को भी 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया गया था। मतलब लोहा रहता था तो वो औजार बहुत अच्छे से बना सकते थे, उनके पास उनकी सेना मजबूत हो सकती थी, सेना मजबूत है तो राज्य मजबूत हो जाता था। तो लोहे की उपलब्धता राज्य को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया करती थी। आगे एक और हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना है सीसा, और सीसा लिख के आपको लिखना है उसका जो स्थान, तो स्थान लिखना है आंध्र प्रदेश। अब लिखना है सातवाहन साम्राज्य में बड़ी संख्या में सीसे बनते थे। आपको पता है जो सातवाहन जो साम्राज्य था यह आंध्र प्रदेश में था। और आगे लिखना है सीसा राजस्थान से प्राप्त किया जा सकता था। अच्छा, अब यहाँ से चांदी शुरू हो जाती है, तो सीसा राजस्थान से प्राप्त किया जाता। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है चांदी। अब चांदी में आपको लिखना है सबसे पहले सिक्का पंच चिन्हित सिक्का कहलाता था, जो चांदी का बना होता था। और स्थान लिखना है आपको मुंगेर जिला खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खान है। अकबर के शासन काल तक उसका उल्लेख किया गया, और इसका जो उल्लेख है ये कहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई, अकबर के शासनकाल में जो अकबर के शासनकाल के जो हमें दस्तावेज मिले हैं उनमें से यह जानकारी निकल के आती है। अब आपको डालना है हेडिंग सोना, और इसमें लिखना है हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए स्वर्ण चूर्ण की मात्रा मैदानी इलाकों में नदी के किनारे जमा हो गई। मतलब जो हिमालय क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे किसी चट्टानों में सोना पाया जाता हो, तो नदियों के द्वारा वह सोना एक चूर्ण के रूप में बहता हुआ चला आया और यहाँ पे आके नदियों के किनारे किनारे जमता गया मैदानी इलाकों में। इसे प्लेसर कहा जाता है। और स्थान अगर आपसे पूछे कोई, तो स्थान आपको बताना है भारत का बहुत फेमस स्थान है यह कि कोलार की खदान कर्नाटक। जो शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी सोना प्राप्त होने की, वो कहाँ से हुई थी? कर्नाटक में। आगे लिखना है कोलार को दक्षिण कर्नाटक के गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी माना जाता है। शुरुआती समय में उपयोग किए जाने वाले ज़्यादातर सोने को मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था, इसलिए सोने के सिक्के ईसाई युग की पहली 5 शताब्दियों तक नियमित उपयोग किए गए। आपको इसका कालक्रम नोट डाउन करना है, तो ये आपका इसमें कालक्रम मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 ये दोनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक ही क्लास में हम कवर कर लेंगे भी। लगभग 20-25 मिनट की क्लास होती है, उसमें ही एक जो
तो एक ही क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और दूसरी क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।